हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी तारीफ जितनी की जाए कम है, जिनका इंट्रोडक्शन के कोई मोहताज नहीं है। ऐसे शख्स जिन्होंने डिग्रियों को भी पार कर दिया है, डिग्रियां भी उनके सामने अब घबराती हैं और लिम्का बुक में उनका नाम है। स्वागत कीजिए योगेश जी दत्त जी का। धन्यवाद सर, हम सबसे पहले आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जो कि हमारे क्षेत्र, मोहल्ले और हमारे पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद सर, तो आपका लिम्का वर्ल्ड बुक्स का सफ़र कैसा रहा और कैसे हुआ? देखिए, मैंने 2001 में ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद एमए का एग्ज़ाम दिया, हिंदी में एमए किया और उसके बाद संस्कृत में एमए किया। फिर एमए के एग्ज़ाम देने लग गया, लगातार देता रहा और अभी 14 डिग्रियां हो गई हैं। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो अभी जो सर्वाधिक डिग्रियों का रिकॉर्ड है वो 14 डिग्रियों का ही है। तो अभी मेरी 14वीं डिग्री का रिजल्ट अभी 2-5 दिन में आने वाला है, तो रिकॉर्ड की बराबरी हो जाएगी। 15 होने पर रिकॉर्ड अपने नाम पर होगा। हम आशा करते हैं सर बहुत ही जल्द आपकी लिम्का बुक में आपका प्रथम स्थान हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बताइए, आपकी मास्टर डिग्रियाँ कौन कौन सी है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले संस्कृत में एमए किया, फिर हिंदी में किया। जैसे भाषाएं अगर देखें तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और राजस्थानी 4 भाषाएं हैं। और हिंदी में मैंने 2 बार एमए किया है तो 5 हो गई। उसके बाद एमकॉम किया है 6, कंप्यूटर में किया है 7, और फिर पॉलिटिकल साइंस 8, सोशियोलॉजी 9, ज्योग्राफी 10, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मनोविज्ञान और इतिहास, और होगी मेरे हिसाब से। जी सर, सुना है आपको एमए राजस्थानी में गोल्ड मेडल मिला है, उसके अनुभव के बारे में हमसे कुछ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। 2012 में मैंने एमए राजस्थानी में किया था और उस समय इस क्षेत्र में शायद मैं दूसरा व्यक्ति था। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर भगवतीलाल जी व्यास, उन्होंने मुझे बताया था कि सीताराम लालस जी का एक राजस्थानी हिंदी शब्दकोश है, तो वो शब्दकोश मैंने मंगाया था और फिर मुझे लगा कि राजस्थानी में एमए करनी चाहिए, तो मैंने फॉर्म भर दिया। लेकिन मुझे पता लगा कि रायपुर के आगे एक गांव है, वहाँ पर किसी व्यक्ति ने एमए कर रखी है राजस्थानी में। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मुझे किताबों की व्यवस्था करवा दें। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको किताबें दे दूँगा। फिर मैंने थोड़े समय बाद वापस फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि दिवाली की सफाई में वो तो दे दी, रद्दी में दे दी। तो अब परीक्षा से 10 दिन पहले मुझे पता लगा कि अब मेरे पास एक भी किताब नहीं है, मुझे कैसे परीक्षा देनी है। और राजस्थानी में कोई मटेरियल भी अपने पास, कोई सामग्री भी अपने पास नहीं थी। तो हमारे एक गांव का एक पड़ोसी बच्चा वहाँ काम करता था जोधपुर, मैंने उसके फ़ोन किया, उसने किताबें रखवाई और चंद्रा ट्रैवल्स में रखवाई, जो भीलवाड़ा आई। भीलवाड़ा से मेरा एक मित्र गौरव है, उसने बस में रखवाई। उस समय मैं नानसा रहता था, तो वहाँ से किताबें ली और पढ़ करके दिया एग्ज़ाम, अच्छे परसेंटेज बने। फिर अगली बार तो मुझे पता लग गया कि राजस्थानी ग्रंथागार में मिलती है किताबें, तो अगली बार मैंने जोधपुर से पहले ही मंगवा ली थी और अच्छी तैयारी की। टॉप करूँगा इसका मुझे पता नहीं था, वो तो जब रिज़ल्ट आया तब पता लगा कि मेरा पहला स्थान है। और फिर 2015 5 अक्टूबर 2015 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया। अजमेर में ये कार्यक्रम हुआ था। सर, हमारे चाहने वालों को बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? तो कुछ देखिए, मेरा तो जन्म गांव में हुआ और शुरू से वही गांव नानसा है रायपुर के पास। तो 10वीं तक की पढ़ाई वहीं हुई, सरकारी स्कूल में हुई। और पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। 10वीं में मेरी क्लास में दूसरी रैंक थी, 72% बने थे। फिर 12th में रायपुर गए, 11th 12th वहाँ से की और साइंस पढ़ी महीने भर। लेकिन साइंस में कुछ टीचर भी नहीं थे और रुचि भी नहीं थी, तो बैग उठाया और आर्ट्स में चले गए। आर्ट्स में 74% वहाँ बने थे। उसके बाद उदयपुर एडमिशन लेने के लिए गया अंकल के साथ, लेकिन छोटा था उस समय, मैं 15 साल का, तो मन नहीं लगा। मैंने कहा मैं तो वहाँ नहीं पढ़ूंगा। तो फिर मैंने गंगापुर कॉलेज में एडमिशन लिया। गंगापुर कॉलेज में मैंने 98 का मेरा एनरोलमेंट है, 99
मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था और आज 2020 है, 2021 आ गया है। 2020 तक मैं लगातार यानी 22 साल से गंगापुर कॉलेज में मैं परीक्षा दे रहा हूँ। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी अच्छी स्कूल में पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ आप चीज़ों को कितना सीखते हैं। मैं गांव में पढ़ा, सरकारी स्कूलों में पढ़ा, सामान्य जगह से पढ़ा, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आज दिन तक पढ़ने नहीं गया, लेकिन इतना आत्मविश्वास है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों से हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हर स्कूल में, कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, लेकिन बच्चे आजकल के मोबाइल में और इतने व्यस्त होते हैं कि लाइब्रेरी का उपयोग नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा, नानसा की स्कूल में, तो वहाँ मुझे पढ़ाने का भी मौका मिला था लगभग साल भर। तो वहाँ की लाइब्रेरी जब मैंने देखी तो मैं वो जो इश्यू रजिस्टर होता है वो देख करके मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि शायद उस लाइब्रेरी की एक भी पुस्तक ऐसी नहीं होगी जो मेरे नाम पे इश्यू नहीं हुई हो और मैंने पढ़ी नहीं हो। तो इतनी किताबें मैंने 14 साल की एज में पढ़ ली थी। रामायण महाभारत में उस समय तक पढ़ चुका था, श्रीमद् भगवद गीता में उस समय तक पढ़ चुका था, और बालंस में नियमित पढ़ता था, चंपक पढ़ता था। तो इस प्रकार की चीज़ें बचपन से हुई। तो इसलिए आज मैं एमए कर रहा हूँ, तो यह मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, तो उसमें उन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप चाहे छोटे से गाँव में पढ़ें, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, दिल्ली पढ़ें या जयपुर पढ़ें, आप सामान्य जगह पे पढ़ करके भी अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और सुविधाएं उपलब्धि की मोहताज नहीं है, मतलब उपलब्धि सुविधाओं की मोहताज नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो बहुत आवश्यक नहीं है। सर, आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए। परिवार में तो पिताजी हैं, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली उन्होंने, और वो हमारे रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं। हम उनके बताए हुए नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। और मेरी माँ है, वो 2nd ग्रेड टीचर से रिटायर हुई हैं, और 2 भाई टीचर हैं, एक वकील हैं। तो कुल मिलाकर के सारा परिवार व्यवस्थित है। और अंकल भी टीचर हैं, HM हैं। अंकल के 2 बच्चे टीचर हैं, एक एडवोकेट है। तो कुल मिलाकर के एक बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में एक जैसी परवरिश होती है और जैसा व्यक्ति सीखता है वो सब कुछ मुझे मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने अच्छे परिवार में मुझे जन्म मिला। इससे मुझे आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त हुए। सर, हमने सुना आप कविता भी लिखते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कविता लिखना तो मैंने मेरे पिताजी से सीखा। वो भी कविताएं लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। राह का मुसाफिर हूँ, मुझसे क्या दोस्ती क्या दुश्मनी, दर्द की आवाज़ हूँ, फिर क्या सुनी क्या अनसुनी, ज़िंदगी के पन्ने पर कुछ लिखता हूँ मिटाता हूँ, बन गई तो गज़ल, नहीं तो क्या बनी क्या नहीं बनी। लिखता हूँ। और इससे भी अलग चीज़ में अगर कहूँ तो लिखने के अलावा मैं लिखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। जैसे मैं छोटी जगहों पे भी था, बकांड जैसे छोटे से गांव में था, तो वहाँ भी मैंने लगभग 50 से अधिक बच्चों को कविता लिखना सिखाया। आज भी वो बच्चे मिलते हैं तो कहते हैं सर, आज भी लिखते हैं वो, और कहते हैं सर हमने आपकी बदौलत कविता लिखना सीखा। और मॉडल स्कूल में मैं था तो वहाँ भी मैंने 60-70 बच्चों को कविताएं लिखना सिखाया। और एक स्टूडेंट है मेरा, आशुतोष माटोलिया, उसके अभी 2 वीडियो सॉन्ग आए, तो उस वीडियो सॉन्ग लिखे उसने, गाए उसने, और एक्ट भी उसने किया। तो बहुत खुशी होती है जब हमसे सीखे हुए कोई बालक आगे बढ़ते हैं। तो मेरा यही है कि हम चाहे कितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब तक हम किसी और को आगे बढ़ने में मदद नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाने में हाथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक इस जीवन का कोई सार नहीं है, जीवन की सार्थकता नहीं है। कुल मिलाकर ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हाँ, अपूर्व कोपि को स्वयं विद्यते तव भारती व्ययतो क्षमा आयाति, व्ययते वृद्धिम आयाति क्षम आयाति संचय। तो इकट्ठा करने से तो होती ज्ञान, ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसे कविता लिखना कई बच्चों में होती क्षमता, लेकिन वो उनको अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता है तो वो दब जाते हैं और फिर वो कभी निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर सीख लेवे तो, समझ लेवे तो
उनकी भी कहाँ पर किस प्रकार से लिखना है मार्गदर्शन मिल जाए तो हो सकता है कि भविष्य का प्रेमचंद निकल जाए या जयशंकर प्रसाद निकल जाए। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है, मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ वहाँ पर कोशिश रहती है कि वहाँ बच्चों को कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित करूँ। इन कला साहित्य संस्था जो काफ़ी चर्चा में चल रही है, उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए। आप उनके संस्थापक भी हैं। हाँ, युगीन कला साहित्य प्रवाह एक व्हाट्सएप समूह बनाया था मैंने 2017 में। उससे पहले एक साहित्य प्रवाह नाम से एक हमने रायपुर में एक काव्य संस्था बनाई थी और उसमें काव्य गोष्ठियाँ भी हुई थी। लेकिन उसके बाद मेरा भी ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया और छूट गया काम। फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसके बाद कोरोना टाइम में काफ़ी लोग इससे जुड़े और साहित्य में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। उसके बाद हमने इसमें कला को भी जोड़ा और इसका एक कार्यक्रम भी हमने अभी एक गेट टुगेदर स्नेह मिलन कार्यक्रम पूर्व आदर्शशिला में किया था। तो वहाँ पर कला और साहित्य से जुड़े 60 से अधिक युवा आए थे। ये जो संस्था है ये क्षेत्र की दबी हुई जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को बाहर निकालने का काम करती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि गंगापुर के पास महेंद्रगढ़ में एक लड़का है, बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हमें चैनल के माध्यम से, इसके ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पता लगा कि वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। तो हम समूह के 3-4 हमारे प्रबुद्ध साथी थे, हम वहाँ पर गए और उनसे मिले, नारायण NSM जहांगीर जो है, और इतनी सुंदर पेंटिंग बनाता है कि वो वर्ल्ड लेवल की पेंटिंग बनाते हैं। तो हमने उनको सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, उनके बारे में जानकारी डाली। तो आज की तारीख में उनके पास इतना काम है और काम के साथ पैसा भी है, तो उनमें इतनी क्षमता थी और आने वाले समय में वो और अधिक प्रोग्रेस करेंगे। तो हम इस समूह के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से इस प्रकार की जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि बागौर के पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ का एक लड़का है पारस गुजर करके, वो एक यूट्यूब चैनल चलाता है और शायरियाँ पढ़ता है केवल, लेकिन उसकी शायरियों को लाखों लोग सुनते हैं। उसके सब्सक्राइबर लाखों में हैं, उसके सुनने वाले व्यूवर्स उसके लाखों में हैं। तो जबकि वो छोटे से गांव का और वो भी बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं है। तो ऐसी प्रतिभाएं यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको बाहर निकालने, चाहे चित्रकला हो या सिंगिंग में हो, चाहे डांसिंग में हो, चाहे कला इसमें साहित्य में हो, कविताओं में हो, गद्य में हो। तो ऐसे जैसे आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो अब हम साइलेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक कई बार क्या होता है कि आप में कितनी बड़ी क्षमता है लेकिन पड़ोसी को नहीं पता है कि आपके पास क्या है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि पहला प्रयास तो यही है कि भीलवाड़ा क्षेत्र की जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच प्रदान करना। आने वाले समय में हम इसकी एक समाचार पत्र या पत्रिका भी प्रकाशित करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रबुद्ध लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। संस्थापक होने का मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, लोग जुड़ते गए, बन गया। बाकी मैं तो इसका एक सामान्य सदस्य हूँ और बहुत सारे ऐसे सतीश जी व्यास, सत्यनारायण जी तातेला, डॉक्टर सत्यनारायण सत्य और अश्विन व्यास और ऐसे सूर्य प्रकाश पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर अवधेश जी जौहरी, जैसे बड़े बड़े लोग इस समूह में जुड़े हुए हैं। तो मैं भी उनके साथ रह करके मुझे भी सीखने का मौका मिलता है और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छी बातें सीखने का मौका मिलता है। हाँ, तो सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप साक्षात्कार के लिए आपने मुझे चुना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई साक्षात्कार के लायक हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं खुद भी लेता हूँ इंटरव्यू, युग दर्शन नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें इंटरव्यू लेता हूँ। हमारा है इसका युगीन कला साहित्य प्रवाह का ही एक चैनल है, उसमें मैं भी कभी कभार लेता हूँ इंटरव्यू। तो अच्छी बात है, अच्छे लोगों से मिलना होता है और आपसे मिलकर के भी बहुत खुशी हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल काफ़ी अच्छी ग्रोथ करे और आप भी, जो आपका और हमारा काम एक ही है, हम एक ही राह के मुसाफिर हैं, तो अपनी मंजिल भी एक ही होगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ
और आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपनी क्षमता विकसित करना, और अपनी क्षमता विकसित करने के साथ साथ अपने मित्र की, अपने पड़ोसी की, अपने गांव के व्यक्ति की सहायता करना, उसको भी आगे बढ़ने में मदद करना। अभी मैं करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिग्रियाँ लेकर के खुश हो रहा हूँ। मैं मेरे जो आसपास परिवेश वाले जो भी लोग हैं, मेरे मित्रों में जो भी हैं, उनको भी मैं फॉर्म भरने के लिए निवेदन करता हूँ कि आप फॉर्म भरें। एम ए राजस्थानी में मैंने लगभग 22 जनों को एम ए राजस्थानी में करवाई। तो प्रयास ये रहता है कि हम दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए, अगर हम सक्षम, पहले तो सक्षम बने खुद, हम सक्षम बनेंगे तो दूसरों की मदद कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। तो आप सक्षम बने पहले, उसके बाद आपके आसपास जो भी है उसकी सहायता करें, उसकी आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि किसी और के आगे बढ़ने से अपने को कोई नुकसान नहीं। आज आपका चैनल अगर आगे बढ़ता है तो मुझे कोई नुकसान नहीं, तो मैं क्यों नहीं आपकी मदद करूं, आपके चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करूं। और इस समाज, मानव समाज, अपने भारत देश के प्रति अपनी जो निष्ठा है, अपनी जो सोच है, उसको ध्यान में रखते हुए कि मैं इस धरती माता का पुत्र हूँ, और इसके प्रति जो अपना ऋण है उसको ध्यान में रखते हुए हम कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता है। जिस परीक्षा के बारे में आप सोच लोगे आप उसे पास कर लोगे तो आप उसे कर लोगे। अगर आप पहले घबरा जाओगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। इसके अलावा 100वीं सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको पहली सीढ़ी पे तो चढ़ना ही पड़ेगा। मैं अगर पहली एमए नहीं करता तो 14वीं कैसे होती। तो आपको पहली सीढ़ी पे तो चढ़ना पड़ेगा। तो और थकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुक गए तो फिर आगे बढ़ने का नहीं हो सकता। इसके अलावा जीतता वही है जो मैदान में उतरता है। बाहर बैठने वाला तो केवल दर्शक होता है, वो कभी जीत नहीं सकता है। जीतता वही है जो लड़ता है, जो खेलता है। जो नहीं लड़ता वो जीतता भी नहीं है। तो मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। मैं आपके चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपको सभी को नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे इंटरव्यू के योग्य समझा, इसके लिए भी मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।